ये है क्लास 11 का सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वाज बोर्न इन 19th सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप आफ्टर रिवोल्यूशनरी चेंजेस टेक प्लेस। मतलब कौन कौन से वो रिवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से सोशियोलॉजी को अलग से पढ़ना पड़ा। दीज रिवोल्यूशन, इन्होंने एक रास्ता बना दिया फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये रिवोल्यूशन कौन कौन से थे? ये था द इनलाइटमेंट, मतलब साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब सोच समझ के काम करना, दिमाग लगाना। फिर आया फ्रेंच रिवोल्यूशन, फिर आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इन हर एक रिवोल्यूशन का सोसाइटी के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ा, मतलब सोसाइटी को चेंज ला दिया इन रिवोल्यूशन ने। इसकी वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। दीज प्रोसेस कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली यूरोपियन सोसाइटी। इन्हें जो रिवोल्यूशन थे, इन्होंने यूरोपियन सोसाइटी को ही नहीं ट्रांसफॉर्म किया, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज इट कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द यूरोप। सारी ही दुनिया में इन रिवोल्यूशंस का इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट जो था वो था इनलाइटमेंट या साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में saw the emergence of radically new way of thinking about the world। मतलब नए तरीके से सोचना शुरू कर चुका था दुनिया, मेनली यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। द एनलाइटनमेंट एस्टेब्लिश्ड द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर। उन्होंने इंसान को सेंटर में रख के सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक इंसान है, उसके इर्द गिर्द ही दुनिया घूमेगी। मतलब प्रायोरिटी इंसान को देना शुरू कर दिया। ऑफ द यूनिवर्स एंड द रैशनल थॉट एज द सेंट्रल फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब हम इंसान हैं तो दिमाग लगा के काम करेंगे, सोचने समझने की हमारे पास ताकत है। तो हर एक जगह उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों है। द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज। अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तो इस तरह से वो नॉलेज को यूज़ भी करेगा और प्रोड्यूस भी करेगा, जो कि फर्दर काम में आएगी का नॉलेज। तो नॉलेज जो क्रिटिकल थिंकिंग हुई, दिमाग लगाया, तो ह्यूमन का इंसान का मतलब क्या है कि वो सोच समझ सकता है, मतलब नॉलेज को यूज़ कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज फुल्ली ह्यूमन। मतलब जो सोच समझ सकता है, रीजनिंग जिसके अंदर है, वो फुल्ली ह्यूमन है। मतलब इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर का कोई ऐसा थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, बट इंसानों में तो थिंकिंग प्रोसेस है। तो जो सोच समझ सकता है, रीजनिंग निकाल सकता है, वो फुल्ली ह्यूमन है। पीपल बिगिन टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो पहले सोसाइटी जैसी चली आ रही थी, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो ट्रेडिशंस फॉलो होते आ रहे थे, तो क्यों वो फॉलो करें हम। पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। पहले सोसाइटीज़ में ये नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, राजाओं का राज था, हर जगह ही राजाओं का राज था, मोनार्की थी। तो जो राजा कहते वही होता था। तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि हर एक को इक्वलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीजन could be considered as a fully human. Enlightenment was made possible by attitude of mind that we refer to today as secular, scientific and humanistic approach. देखो इनलाइटमेंट हो चुका, मतलब थिंकिंग हो चुकी है, सोसाइटी पर उसका इफेक्ट पड़ चुका। मतलब जो भी लोग थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि राजाओं का राज क्यों है, सबको इक्वल राइट क्यों नहीं है। तो उसके बाद आया फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रांस में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो जो राजाओं का राज था वो उससे परेशान थी प्रजा, तो रिवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में अनाउंस्ड किया द अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज द नेशनल स्टेट्स। मतलब उन्होंने पब्लिक का राज हो गया, फिर राजाओं का राज खत्म कर दिया। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट असर्टेड द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। सबको इक्वलिटी दी गई, क्योंकि पहले सिर्फ राजाओं की बात चलती थी। एंड क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रिविलेज इनहेरिटेड बाय बर्थ उन्हें बहुत सारी चीज़ें, राइट्स दिए गए थे हायर क्लास को, वो ख़त्म किए गए। बिफोर फ्रांस रिवोल्यूशन होने से पहले क्या कंडीशन थी वहाँ।
द पीजेंट मोस्ट ऑफ होम वर बॉन्डेड लेबरर, मतलब वो बस वहाँ लेबरर थे जिन्हें कुछ पैसा वैसा ज़्यादा नहीं दिया जाता था और उनका मतलब एक्सप्लॉइटेशन था. Tied to landed estate owned by the members of the aristocracy were freed by their bonds. जो बॉन्डेड लेबर थे, मतलब मजदूरों को एक बंदी बना कर रखो और उनसे काम करवाओ. उन्हें फिर आज़ादी दी गई, उन्हें आज़ाद किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में. द नंबर taxed paid by the peasant to the feudal lord and to the church were cancelled. पहले ये था ना कि जो पीजेंट थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो चर्च को भी टैक्स देते, राजाओं को भी टैक्स देते. तो ये सब चीज़ें कैंसिल की गई क्योंकि वही काम करेंगे और वही जो हायर क्लास है उन्हें सब कुछ देंगे. तो फिर ऐसे कैसे चलेगा. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से वो सब चीज़ें ख़त्म की गई. जो बॉन्डेड लेबर थे उन्हें फ्री किया गया. जो टैक्स वो पे करे थे उस टैक्स को कैंसिल किया गया. As free citizens of the republic, sovereign individuals were invested with their rights and were equal before the law and other institution of the states. मतलब सबको इक्वलिटी के स्टेट पे लेके आया गया, सबको राइट्स दिए गए. The state had to respect the privacy of the autonomous individuals and its laws could not intrude upon the domestic life of people. मतलब लोगों को फ्री किया गया कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जैसे जीना है वैसे जिए, उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा. A separation was built between the public realm of the state. मतलब कुछ मैटर ऐसे थे जिनका ध्यान स्टेट रखेगा, मतलब कंट्री रखेगा, और कुछ मैटर ऐसे थे जो इंसान अपना खुद ध्यान रखेगा. जैसे कि रिलीजन एंड द फैमिली बिकम मोर प्राइवेट वाइल एजुकेशन बिकम मोर पब्लिक. मतलब एक इंसान को अपनी फैमिली और रिलीजन को जैसे मनाना है वो माने, वो वैसे रूल फॉलो करे. बट एजुकेशन को उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया कि वो पब्लिक स्फीयर में काम करेंगे. द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन थे. लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम द वॉच वर्ड ऑफ द मॉडर्न स्टेट. फ्रेंच रिवोल्यूशन से ये तीन चीज़ मिली, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन में पहले ये था कि चर्च का राज था, राजाओं का राज था, तो ये कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो गए थे, तो उन्हें उखाड़ फेंका गया और जो पीजेंट थे उन्हें फ्री किया गया हर तरह से. और फिर उन्हें एक इक्वलिटी दी गई, क्लियर कट उन्हें सब चीज़ें मिली. फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर. मतलब इस इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इसका भी रोल है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रीज लगी, तो पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा होने लगी, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रहने लगे, तो दिक्कत हो गई. फिर द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री वर लेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन was began in Britain in the late 18th and early 19th century. कब शुरू हुआ. लेट 18th century और अर्ली 19th century शुरू हुआ. Industrial revolution had two major aspects. First was the systematic application of the science and technology. देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है तो दो स्टेप में हुआ. पहला था ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. मतलब इंडस्ट्री कैसे बनी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना रोल निभाया, particularly the invention of new machine, नई मशीन बनी, एंड द हार्नेसिंग ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ पावर. मतलब यूज किया उन्होंने टेक्नोलॉजी को मशीन्स बनाने में. सेकेंड था द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्सो इवोल्व न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड मार्केट ऑन ए स्केल लार्जर दैन द एनीथिंग इन द पास्ट. मतलब पास्ट में जैसे काम हो रहा था, अब नए ढंग से काम शुरू करना शुरू हुआ. द गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन ए बिग स्केल. जो भी सामान बनाया जा रहा था, अब डेफिनेटली मशीन ज़्यादा सामान बना रही थी. फॉर डिस्टेंट मार्केट्स, मतलब वो सामान दूर दूर तक जा रहा था. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो कच्चा माल यूज हो रहा था, अब ऐसा तो नहीं है कि वो कच्चा माल उसी जगह मिल जाएगा, तो वो भी पूरी दुनिया से लेके आया जा रहा था. दीज चेंज इन द प्रोडक्शन सिस्टम ऑल्सो रिजल्टेड इन मेजर चेंज इन द सोशल लाइफ. देखो पहले छोटे छोटे कारखाने थे, लोग घरों में काम करते थे और फिर मार्केट में बेचते थे, और ये एक लोकल लेवल पे काम होता था, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं था. जब नई नई मशीन बनी तो बड़े लेवल पर काम होने लगा, प्राइस कम हो गए,
तो कच्चा माल भी बहुत दूर दूर से आने लगा। तो इससे एक चेंज आया सोसाइटी में। द फैक्ट्री सेटअप इन द अर्बन एरिया, जहाँ फैक्ट्री सेट हुई वो डेफिनेटली एक ठीक जगह होंगी सेट, जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होगी। तो वो अर्बन एरियाज में सेट हुई। वर मेन्ड बाय वर्कर हु वर अपरूटेड फ्रॉम द रूरल एरिया। अब शहर में जब फैक्ट्री लगी है तो वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, वो गए रूरल मतलब ग्रामीण एरिया से। लो वेजेस एट द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में काम ज़्यादा था और सैलरी कम, उन्हें वेजेस जो मिलते थे वो कम थे। दैट द मैन वुमेन एंड द चिल्ड्रन हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन हैजार्डस सर्कमस्टेंसेस। पहले जो फोकस था वो मतलब वर्कर्स पर नहीं था, फैक्ट्री पर था, मतलब प्रॉफिट पर था। तो जो वर्कर रह रहे थे वो अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे थे, लंबे टाइम के लिए वो काम कर रहे थे, लॉन्ग आवर्स के लिए वो काम कर रहे थे। इसकी वजह से तो रिवोल्यूशन होगा। अगर सब कुछ सही चलता है तो दिक्कत ही नहीं होती। सिटीज़ एंड टाउन बिकम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अब ज़्यादातर लोग काम करने के लिए शहरों में आने लगे। हाउसिंग लार्ज एंड अनइक्वल पॉपुलेशन इन स्मॉल। देखो ग्रामीण एरिया में, लंबे एरिया में कम लोग रह रहे थे, बट शहर के उस जहाँ पर वो फैक्ट्री है वहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सिटीज़। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ तेज़ी से वहाँ बढ़ने लगी, इससे हुआ क्या, ओवर क्राउडिंग हो गई। अब ओवर क्राउडिंग हो गई तो दिक्कतें और भी होंगी, जैसे कि हाइजीन की दिक्कत होगी, साफ़ चीज़ें नहीं मिलेंगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इससे सोसाइटी में नई चैलेंज की शुरुआत हो गई। तो ये भी एक रीज़न बना फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। कि सोशोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी में इन तीनों ही रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट है, इसकी वजह से ही सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ।